नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपने जो 10th की साइंस चल रही है उसके अंदर अपने दो चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया है। पहले का नाम था विद्युत धारा और दूसरे का नाम था कार्य ऊर्जा शक्ति। अपने तीसरा चैप्टर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 नंबर चैप्टर है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इसका नाम है और ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर का पूछा जाता है। इस चैप्टर में ओनली फॉर थ्योरी है, न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ नहीं है, थ्योरी है और अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में बताया है। देखो दोस्तों, जो अपना पर्यावरण है ये दो घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक या जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक क्या होते हैं? जैव घटक जैसे मतलब मनुष्य, पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनको जैव घटक, जो मतलब कि प्रकृति में जीवित होते हैं, मतलब सजीव होते हैं। और अजैव घटक का मतलब होता है जो प्रकृति के अंदर निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे वायु, जल, सूर्य, ताप, ये इनकी बात होती है। तो पर्यावरण क्या है? दो घटकों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण पहला घटक है पर्यावरण। पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जैव घटक, जैव घटक, और दूसरा होता है अजैव घटक। जैव घटक के अंदर मैंने पहले बताया है, इसके अंदर क्या आएगी? इसके अंदर प्रकृति में पाई जाने वाली जीवित वस्तुएं होती है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये क्या होंगे? जैव घटक के अंदर आएंगे। ठीक है। और अजैव घटक क्या होता है? मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले निर्जीव वस्तुओं को अपन क्या बोलेंगे? अजैव घटक कहेंगे। अजैव घटक के अंदर क्या क्या आएंगे? जैसे आप पानी, वायु, ताप, सूर्य इत्यादि ले सकते हो। जो मनुष्य है दोस्तों, वो मतलब कि पर्यावरण के रूप से पूर्ण रूप से डिपेंड होता है, निर्भर होता है। वे अपनी जो आवश्यकताएं होती है उससे ये पर्यावरण या इस प्रकृति से वो निर्भर रहता है पूर्ण रूप से। लेकिन जब कभी मनुष्य इस प्रकृति पर हावी होने लग जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है, जब वो प्रकृति की जो दिनचर्या है उसके अंदर क्या है वो चेंज करना चाहता है, तो वह प्रकृति के अंदर जैसे भूस्खलन, ठीक है, बाढ़, आंधी तूफान आदि हो जाते हैं और इसी मनुष्य को फिर नुकसान भोगना पड़ता है। ठीक है। इसकी अगर तुलना करो, जैसे अपन शरीर के अंदर कोई भी कुछ फालतू की चीजें खा लेते हैं तो वो शरीर अपने साथ नहीं देता है, इसी प्रकार ये जो प्रकृति है इसकी जो दैनिक प्रक्रिया है इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब इससे बात करते हैं, अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन होते हैं क्या है, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद में टॉपिक आता है मेन यहाँ से प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे संसाधन जो में प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो आप इसका, पहाड़, नदियां, ठीक है, इसके एग्जांपल ले लो। प्राकृतिक संसाधनों को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग, जैसे पहला हो गया उपयोग या प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अपना भंडारण और वितरण के आधार पर। इसको क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला भाग है प्रयोग या उपयोग के आधार पर, प्रयोग या विकास के आधार पर, विकास के आधार पर,
और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और इसका तीसरा भाग है भंडारण या वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्रयोग या विकास के आधार पर, दूसरा भाग है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा भाग है अपने भंडारण या वितरण के आधार पर। इसके बाद में फिर से इन्हें जैसे प्रयोग या विकास के आधार पर है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर फिर से 2 भागों में डिवाइड किया है, और भंडारण या वितरण को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद अपन इसके अलग अलग भागों के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला है विकास या प्रयोग के आधार पर। पहला है प्रयोग या विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है वास्तविक संसाधन, और दूसरा है इसके अंदर संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन का मतलब या इसका जो मीन है, इसका मतलब है इसका जो उपयोग है अपन जो समय चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय के अंदर इनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और संभाव्य संसाधन का मतलब होता है जो आने वाला टाइम है, यानी कि भविष्य के अंदर इसका अपन प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वास्तविक संसाधन। पहला पढ़ेंगे अपन वास्तविक संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। और वास्तविक संसाधनों के हमारे को जो इनकी जो मात्रा है वो अपने को क्या है पता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे महाराष्ट्र की काली मिट्टी, महाराष्ट्र की काली मिट्टी मतलब अपने को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर कितनी काली मिट्टी है, इसकी जो मात्रा है अपने को इसकी क्वांटिटी के बारे में अपने को पता है। ठीक है, इसके बाद में अपने आते हैं संभाव्य संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान समय में तो नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम यानी भविष्य के अंदर इनका उपयोग किया जाएगा। नंबर 2 आता है अपने पास संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान समय में तो नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन भविष्य के अंदर इनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है,
संभावित संसाधन है, इनकी अभी अपने को मात्रा वगैरह पता नहीं है। एग्जाम्पल जैसे 20 वर्ष पहले जो पवन चक्कियां एक संभावित संसाधन थी, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग किया जा रहा है। और इसका अगर अभी एग्जाम्पल बात करें तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक संभावित संसाधन है, जिसका आने वाले टाइम के अंदर बात करेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 20 वर्ष पहले पवन चक्कियां एक संभावित संसाधन थी, एक संभावित संसाधन थी, लेकिन वर्तमान समय में इनका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल की बात करें, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम भी एक संभावित संसाधन है, जिनका उपयोग आने वाले समय के अंदर करेंगे, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अपन उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अपन उत्पत्ति के आधार में बात करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाली जीवित वस्तुओं को अपन क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु। और अजैव संसाधन प्रकृति में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुओं को अपन क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लो इसके, वायु, पानी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जैव संसाधन। प्रकृति में पाई जाने वाली जीवित वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका पेड़ पौधे, जीव जंतु। मतलब प्रकृति में पाई जाने वाली जीवित वस्तुओं को अपन क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। अजैव संसाधन क्या होता है? प्रकृति में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुओं को अपन क्या कहेंगे? प्रकृति में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुओं को अपन क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। प्रकृति अजैव संसाधन प्रकृति में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुओं को अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल जल, वायु, ठीक है। ये हो गए इसके उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। अभी तक अपन ने दो देख लिए। एक देखा था अपने विकास या प्रयोग के आधार पर, दूसरा देखा था उद्गम उत्पत्ति के आधार पर, और दोनों के अपन ने दो प्रकार देख लिए।
इसके बाद में जो तीसरा है नवीनतम या भंडारण के आधार पर, इसका ये नवीनतम या भंडारण के आधार पर। नवीनतम या इसका तीसरा प्रकार नवीनतम भंडारण या वितरण के आधार पर इसके दोस्तों दो भाग है। एक तो होता है सर्वव्यापक, एक तो है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन, ठीक है। सर्वव्यापी संसाधन का मतलब जो प्रकृति में हर जगह उपस्थित होता है या अपने को आसानी से मिल जाता है, जैसे वायु, ठीक है। स्थानिक का मतलब जो प्रकृति के अंदर गिनी चुनी जगहों पर ही मतलब मिलता है, अर्थात अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका तांबा या लोहा, ठीक है। जो वस्तु सभी जगह, पहले बात करेंगे अपन सर्वव्यापक संसाधन की। सर्वव्यापक संसाधन जो वस्तुएं सभी जगह पाई जाती है सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। व्यापक संसाधन कहलाती है। एग्जाम्पल वायु, जल, जो क्या है सभी जगह अपने को सभी जगह पाई जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े हो तो अभी अपने को मान लो कि गांव में खड़े हैं तो वहां पर भी पानी, हवा है। अगर अपन जयपुर, जोधपुर किसी भी जगह चले जाएं, लेकिन अपने को ये जगह मतलब ये जो वायु और जल है अपने को सब जगह मौजूद ही मिलेगी। अब बात करते हैं हम स्थानिक संसाधन की। स्थानिक संसाधन क्या होता है? स्थानिक संसाधन जो वस्तुएं गिनी चुनी जगह पर पाई जाती है। स्थानिक संसाधन जो वस्तुएं गिनी चुनी जगहों पर पाई जाती है स्थानिक संसाधन कहलाती है। स्थानिक संसाधन कहलाती है। एग्जाम्पल लोहा, अयस्क, ठीक है। लोहा, अयस्क ये क्या है गिनी चुनी जगहों पर ही मिल पाती है, हर जगह ये नहीं मिल पाती है। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में अपन कंटिन्यू आगे बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन दो भागों में बांटते हैं। मतलब कि एक होता है नवीनकरण संसाधन और एक होता है अनवीनकरण संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नवीनकरण संसाधन, पहला होता है नवीनकरण संसाधन और दूसरा है अनवीनकरण संसाधन, ठीक है। नवीनकरण संसाधन और अनवीनकरण संसाधन क्या है, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। नवीनकरण संसाधन वो होते हैं जो मतलब कि प्रगति में ये क्या है समय के साथ कभी भी समाप्त नहीं होते हैं नवीनकरण संसाधन, ठीक है। मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं और अगर ये खत्म भी हो जाते हैं तो इन्हें पुनः अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनवीनकरण जो संसाधन है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार समाप्त हो गए समय के साथ में तो वापिस इन्हें
किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति से अपन वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन पहले बात करेंगे डिटेल से नवीनकरण संसाधन की। पहला है अपने पास नवीनकरण संसाधन। नवीनकरण संसाधन, नवीनकरण संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, समाप्त ये खत्म नहीं होते हैं। नवीनकरण संसाधन कहलाते हैं। नवीनकरण संसाधन कहलाते हैं। अगर समाप्त भी हो जाए तो भी इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। ठीक है। नवीनकरण संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, और अगर समाप्त भी हो जाए तो अपने पास ऐसे साधन है, इन्हें अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये होते हैं अपने नवीनकरण संसाधन। नवीनकरण संसाधन क्या होते हैं? दूसरा है नवीनकरण संसाधन। दूसरी की बात करते हैं अपन तो है नवीनकरण संसाधन। नवीनकरण संसाधन। नवीनकरण संसाधन से क्या मतलब होते हैं? ऐसे संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। नवीनकरण संसाधन कहलाता है। नवीनकरण संसाधन कहलाते हैं। और जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। नवीनकरण संसाधन अगर एक बार समाप्त हो गए समय के साथ, फिर वापस उन्हें अपन किसी भी कंडीशन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अपन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से करें? देखो, जो पहले आदि मानव था वो क्या करता था? पूर्ण रूप से मतलब प्रकृति पर निर्भर था, मतलब पर्यावरण के ऊपर निर्भर था। वह पशु पक्षियों और खेती के ऊपर निर्भर था। उसके बाद में धीरे धीरे वो विकसित होने लगा, और उस टाइम क्या है, जनसंख्या भी कम थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद में क्या है, विकसित होने लगा, और मानव क्या करने लगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर उतर गया। और टेक्नोलॉजी जिससे क्या है, मान लो बड़े बड़े जैसे अपन घर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें लकड़ी की अपने को 100% की आवश्यकता है, तो अपन क्या कर रहे हैं, मतलब सूखे पेड़ों के साथ साथ गीले पेड़ों को भी काट रहे हैं। इससे क्या हो जाए कि एक दिन ऐसा समय आएगा मानव जाति के ऊपर, पूरे पर्यावरण के लिए उस पर क्या हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मतलब पूरा पर्यावरण एक दिन, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसको अपने बचाना है, तो बचाने का मतलब बचाने के क्या क्या तरीके हैं? तो सबसे पहले अपना है न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। मतलब अपन इस प्रकार सोचे
कि उसको किस प्रकार योजना बनाकर इसको अपन सुरक्षित रखें, मतलब कि अपने उपयोग भी लेने चाहिए। जितना अपने उपयोग आ रहा है वो अपन उपयोग तो करें, लेकिन उसको आने वाले समय के लिए भी बचा के रखें। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे अपन घर के अंदर पंखे चला रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो लाइट, पंखे, फ्रिज, कूलर आप जला सकते हो, लेकिन आपको अभी जरूरत भी नहीं है तो आप इनको खर्च मत करो। इनको आने वाले समय के लिए अपन इनको बचा के इनका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण के बारे में। न्याय संगत इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक संपदाओं को योजनाबद्ध, मतलब अपन योजना के अनुसार, और न्याय संगत सबको मिलजुल कर, ठीक है, से, और विवेकपूर्ण का मतलब होता है सावधानी पूर्वक अपन इसका प्रयोग करें तो अधिक दिनों तक अपन इनका लाभ उठा सकते हैं और आने वाले समय के लिए इसको सुरक्षित रख सकेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध, न्याय संगत, विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो आने वाले समय के लिए आने वाले समय के लिए लाभ उठा सकते हैं, मतलब कि उठा सकते हैं, और इनको भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपन सुरक्षित रख सकते हैं। इनका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? संरक्षण का अर्थ यह है कि मतलब कि प्राकृतिक संपदाओं का प्रयोग नहीं करें, प्रयोग तो करें, लेकिन क्या है, इसके प्रयोग में अपने को कंजूसी करनी पड़ेगी। मतलब कि प्राकृतिक संरक्षण का अर्थ यही, इसको अपन पॉइंट बना के लिखेंगे। संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग नहीं करें, उपयोग तो करनी चाहिए, उपयोग नहीं करें, उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, इसके बाद में है दूसरा, इनके उपयोग में कंजूसी करनी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार इनको भविष्य के लिए भी बचा के रखना चाहिए, बचा के रखा जाए। ठीक है, अपन ने 3 पॉइंट पढ़े कि प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग तो करें, लेकिन उनकी रक्षा भी करनी है। दूसरा, इनके उपयोग में कंजूसी करनी चाहिए। और जो तीसरा है, वर्तमान आवश्यकता अनुसार, मतलब अपने को जो भी आवश्यकता है इसके अनुसार भी इसको कम से कम यूज में लेकर इसको अपन भविष्य के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए इनको बचा के रखना है। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक अपन ने आज पढ़ लिया। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग। ठीक है, अपन एक एक चीज पूर्णतया पढ़ लिए। अपने की ये जो अपने क्लास है ये अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।